जय हिंद वॉरियर, आपका स्वागत है जे डिफेंस वॉरियर में। हम प्रिपेयरिंग कर रहे हैं एनडीए एग्ज़ाम 2022 की और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पॉलिटी। बट इससे पहले हमें क्या करना है, हमें इतने अच्छे से स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, इतने अच्छे से वर्क हार्ड करना है कि हम अपना एनडीए जो एग्ज़ाम है 2022 इसे क्लियर करके और हमारे अंदर एक इम्प्लीमेंट हो, हम अपने आप को एक इम्प्रूव करें, ठीक है। और लेकिन उससे पहले ये है कि हमें एक जोश के साथ अपनी स्टडी को मतलब आगे बढ़ाना है और एक जोश के साथ ही एनडीए एग्ज़ाम हमें क्लियर करना है। और अगर हमें अपना ड्रीम पूरा करना है तो आपको ये टारगेट आपका है कि आपको क्या करना होगा, वर्क हार्ड करना होगा। और ऐसे ही क्या है, आपको खुद सेल्फ मोटिवेट होना है। और सेल्फ मोटिवेट के लिए हम एक छोटी सी लाइन से स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की स्टडी, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, एक छोटे से थॉट्स के साथ। ज़िंदगी बिखरती तन्हाइयों में, ज़िंदगी बिखरती तन्हाइयों में यूं ही टूटती संवरती जाती है। उठने की चाहते इंसान की उसे मंजिल तक ले जाती है। हमें अगर अपनी मंजिल तक जाना है तो हमें, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि हमें क्या करना है, वर्क हार्ड करना है और एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इससे पहले जो हमारा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है पॉलिटी का, ठीक है, उससे पहले हमारा क्या था कि ये जो 1600 में क्या हुआ था, 1600 ईस्वी में एक कंपनी आई थी ब्रिटिश की जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इंडिया में आई थी और ये कौन लाया था, जो वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उनके थ्रू ये कंपनी आई थी। और उन्हीं के थ्रू मतलब ये बहुत सारे एक्ट बनाए गए थे, चार्टर बनाए गए थे। तो वही हम इसमें भी पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा इंडिया जो है मतलब इंडिपेंडेंट नहीं था, ठीक है, फ्रीडम नहीं था, तो फ्रीडम होने से पहले क्या था, तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बहुत सारे चैरिटरी अकाउंट और ये सब इसमें बने थे। तो वही हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ और कैसे बना। जैसे मैंने आपको बताया कि 1600 में जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है, इंडिया में, और यही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फर्स्ट स्टेप रखा था इंडिया में ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंट्रोल एंड रेगुलेट करना। कंट्रोल एंड रेगुलेट मतलब नियंत्रण और उसको नियमित करना, ये इसका वर्क था। और इसमें क्या हुआ था, जो 1773 का एक्ट है, ये जो 1773 का एक्ट है, इसमें ये था कि जो मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज किया गया, जो बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। अगर हम वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो 1772 में क्या था, ये 1772 से लेकर 1786 तक इन्होंने क्या किया था, बंगाल के गवर्नर जनरल बन के रहे थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, डेट्स क्लियर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, अगर हम मतलब लेकर चल रहे तो हम एक छोटी छोटी इंपॉर्टेंट लाइंस को लेकर चलते हैं। 1774 में क्या हुआ था कि सबसे पहले कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, ठीक है, और आपको ये बात ध्यान रखनी है। और जो हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये जो बॉम्बे और मद्रास है, हम जितने भी एक्ट्स पढ़ेंगे उनमें इनका नाम ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये जो बॉम्बे और मद्रास है, इसके जो जितने भी गवर्नर थे वो किसके अधीन थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करते हैं, ये जो कंपनी के जितने भी सर्वेंट थे उनको मतलब एक तरह से उनको ना प्रतिनिधि कर दिया था कि हाँ, तुम किसी से या फिर हम किसी से मतलब उपहार या रिश्वत नहीं दे सकते हो, ये इसमें था। और इसमें जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी थी। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन, CPU ब्रेन, जो CPU है, ऐसे ही मतलब अगर हम एग्जाम्पल में इसे देखें, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो कंपनी की जो कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो इस्टेब्लिश की गई थी 1773 के एक्ट में। और वॉरेन हेस्टिंग जिस टाइम गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उस टाइम इन्हीं के ही शासन में बनाया गया था। ओके, अब हम बात करते हैं पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 क्या है, अगर हमने बात करा था 1773 का ये जो एक्ट है, इसमें कुछ कमियों को दूर करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को बनाया गया था। ओके, दैट्स क्लियर। अब इसमें क्या हुआ था
कि जो भी हमारे कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन है, ठीक है, ये कंपनी को क्या करता था, एक तरह से उन्हें अलग अलग करता था, उन्हें पृथक पृथक करता था। और इसी में क्या हुआ, जो कॉमर्शियल फंक्शन है और पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, ये क्या करते थे, ये मतलब एक तरह से कंपनी पर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब इनका एक तरह से सशक्त रहता था, नियंत्रण रहता था इनके ऊपर। और जो मतलब कि इसमें और क्या था, अगर हम बात करते हैं मद्रासा एंड बॉम्बे, जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक एक्ट में मद्रासा एंड बॉम्बे का नाम आएगा। और इसमें यही था कि जो 73 में जितनी भी मतलब कमियां थी, इन सब कमियों को इम्प्लीमेंट किया गया था कि इसमें 84 का जो पीट्स इंडिया एक्ट है, और हम इसी पीट्स इंडिया एक्ट को द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं, जो इसे इम्प्लीमेंट हुआ था, जो बनाया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे चैरिटर एक्ट ऑफ 1813 की। जो चैरिटर एक्ट ऑफ 1813 है, हम इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या था। ये जो चैरिटर एक्ट ऑफ 1813 है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, इसमें बस ये था, जो कंपनी की जितने भी कंपनी के जो कानून थे, उन्हें बनाया गया था और उन्हें इम्प्लीमेंट किया गया था। और जितने भी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनसे ये रिलेटेड था, ठीक है, जिसमें कंपनी की जितनी भी मोनोपोली थी, जितने भी मतलब इंडिया ट्रेड टर्मिनेटेड, जितनी भी ट्रेड थे, जो इंडिया के साथ व्यापार, जो ब्रिटिश इंडिया के साथ व्यापार करना चाहती थी, उन सब से ये रिलेटेड था चैरिटर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1833 की, ये जो है चैरिटर एक्ट ऑफ 1833 की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या हुआ था कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ठीक है, इसकी जगह पे आ गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि बंगाल को हटाकर इंडिया आ गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, हम आगे भी मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थी, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जो थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो 72 में बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स, ये आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट लाइन याद रखनी है, ठीक है। अब उससे पहले अगर आपको ये मतलब लग रहा है कि हाँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आपको बस मेरा एक छोटा सा प्यारा सा काम करना है, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और इससे मतलब शेयर करना है। और जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप शेयर करोगे, तो जो बच्चे हमसे जुड़ेंगे, जो मतलब एनडीए की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, एनडीए की नहीं, जिसके अलावा मतलब कोई और दूसरे एग्ज़ाम कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट सबका एक होता है, बस सिलेबस थोड़ा अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, बट जो वो आप शेयर करोगे, वो हमसे जुड़ेंगे और उन्हें क्या होगा कि इससे नॉलेज मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है नॉलेज कलेक्ट करना, कि हमें नॉलेज कहीं से मिले, लेकिन हमें नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो नॉलेज लेनी है और हमें क्या करना है, अपना एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करना है, जो हमारा टारगेट है वो हमें कंप्लीट करना है। तो इसी के साथ चलो अब हम अपनी आगे का एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये है चैरिटर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें मतलब 6 मेंबर्स इन ए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग थे, उसके 6 मेंबर थे। अब जो 6 मेंबर थे, वो अपॉइंट होते थे किसके द्वारा, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, इनके द्वारा, मतलब आउट ऑफ 6 मेंबर्स, ठीक है, जो इसमें से थे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, ये था। अगर हम बात करते हैं इंडियन सिविल सर्विस की, ठीक है, अगर हम इंडियन सिविल सर्विस की बात करें कि ये जो ओपन कॉम्पिटिशन है, अगर आपसे इसे कोई पूछ ले, ठीक है, कि इंडियन सिविल सर्विस कहाँ से आया, कौन लेकर आया, और ये किसका मतलब एक तरह से किसकी योजना थी कि हाँ कि होना चाहिए, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको बस एक बात मतलब छोटी सी एक पॉइंट लाइन याद करनी है। जब 72 में हमने बताया था, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। और जो सेकंड गवर्नर जनरल थे, वो बने थे 86 में, बंगाल के सेकंड गवर्नर जनरल, इसका आपको ध्यान रखना है, जो इनका नाम था कॉर्नवालिस। अब जो कॉर्नवालिस थे, यही लेकर आए थे इंडियन सिविल सर्विस को, ठीक है। मतलब जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, उनका क्या, उनकी हायरिंग के लिए कि हाँ, वो अपना एक एग्ज़ाम देंगे, जिसे हम ओपन कंपटीशन कहते हैं, कि एग्ज़ाम देंगे इंडियन सिविल सर्विस का, और उन्हें क्या है, हम उनकी हायरिंग करेंगे कि वो जितना अच्छा इम्प्लीमेंट लाएंगे, और ऐसा इम्प्लीमेंट हमें लाना है जो हम एनडीए अपना क्लियर कर सके, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अगर हाँ हम बात करते हैं छोटी सी हिस्ट्री की, जैसे अभी हम बात कर रहे थे एक्ट 73 से लेकर 1858 की, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो 1858 में क्या हुआ था,
ये एक कंपनी का शासन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी 1600 में आई थी तो 1773 से 1858 का इसका क्या था, कंपनी का शासन चला था। और कंपनी के ही रेगुलेटिंग एक्ट चले थे और कंपनी में ही मतलब एक बाय एक चला था, क्योंकि ब्रिटिश को पता, ब्रिटिश क्या चाहती थी, ब्रिटिश चाहती थी कि इंडियन से व्यापार, मतलब इंडियन के साथ वो क्या करे, व्यापार करे, इंडियन के साथ वो व्यापार करना चाहती थी। तभी तो वो लेकर आई है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आई थी वो, तभी कि उन्हें पता था कि हाँ हमें इंडियन के साथ व्यापार करना है, क्योंकि उस टाइम हमारे यहाँ पर क्या था, इंडिया में मसाले बहुत ज़्यादा थे और ये जो मसाले, उस टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी थी, तो उसकी वजह से पीछे पड़े थे कि हाँ इंडिया में हमें व्यापार करना है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, वो उनका था। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद 1858 का ये जो इंडिया एक्ट है, हमें पता है, हमने तो इतना पता कर लिया। ठीक है, अब 1858 से लेकर 1947 तक जो ये चल रहा था, जो ये राज था क्रोन का शासन। ठीक है, उस टाइम ये क्रोन का रूल चल रहा था उस टाइम, जिसे हम ताज का शासन बोलते हैं। 1858 से 1947 तक ये चला था। अब क्या हुआ इसके बाद कि इसमें इम्प्लीमेंट हुए थे। अब इम्प्लीमेंट क्या होता है, ये जो मतलब इंडिया का जितना शासन है महारानी विक्टोरिया के हाथ में था। जो महारानी जो विक्टोरिया थी उनके हाथ में पूरा ये जो ये चल रहा था, क्या कहते हैं इसे, ब्रिटिश जितना भी इंडिया का शासन है वो इनके हाथ में चला गया था 1858 से। क्योंकि हमें पता है जब हमारे इंडिया 1857 में एक लड़ाई हुई थी, इसे हम कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, या बोलो तो इसे सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। इसके बाद क्या हुआ था कि इंडिया के शासन को अच्छा बनाने के लिए इसमें क्या किया गया था, इंडिया के शासन को अच्छा बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को तो समाप्त कर दिया था। ठीक है, और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को तो 1858 में समाप्त कर दिया था, कब, 1857 के बाद। और इसके बाद भी कुछ हुआ था। इसके बाद ये था कि इन्होंने क्या करा कि 15 मेंबर्स का एक परिषद बनाया है इंडिया में, मतलब काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया 15 मेंबर्स को लेकर। अब इसमें क्या था कि गवर्नर जनरल को हटाकर वॉइसराय ऑफ इंडिया कर दिया, मतलब कि गवर्नर जनरल का नाम हटा के वॉइसराय ऑफ इंडिया कर दिया। अब उसी टाइम जो इंडिया के फर्स्ट वॉइसराय बने थे वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। अब जो ये लॉर्ड कैनिंग थे इंडिया के फर्स्ट वॉइसराय, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कब बने थे, 1858 में। ठीक है, 1858 में बने थे लॉर्ड कैनिंग वॉइसराय ऑफ इंडिया। उसमें क्या हुआ था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भी समाप्त कर दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, इसे भी एब्लोइस्ट कर दिया गया था, मतलब इसे भी हटा दिया गया था, इसे भी समाप्त कर दिया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमें पढ़ना है अब इंडियन काउंसलिंग एक्ट ऑफ 1861 क्या कहता है। ठीक है, अब ये जो 1861 है इसमें क्या था, इसमें एक तो था कि जो भी मतलब वॉइसराय थे, ठीक है, जो लॉर्ड कैनिंग जो वॉइसराय बने थे 1858 में, उनका क्या था, उन्होंने क्या किया था कि 3 जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं उनको क्या किया था कि किसी को तो बना दिया था लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, किसी का राजा बना दिया था, 3 जो नॉन ऑफिशियल थे। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश को तो ऑलरेडी पता था कि जब 1857 का जब ये विद्रोह हो रहा था, 1857 के बाद जो ब्रिटिश शासन था उन्हें फील हुआ कि हाँ हमें जो इंडियन का क्या कहना है, इंडिया का सपोर्ट की नीड है, क्योंकि उनको इसकी नीड इसीलिए थी क्योंकि उस टाइम हमारे इंडिया में मसाले बहुत थे। ठीक है, और मसाले के लिए हमारे यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फ्रांस कंपनी आई थी, डच कंपनी आई थी, ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ बनी थी और बहुत सारे मतलब रेगुलेटिंग एक्ट इम्प्लीमेंट हुए थे। ठीक है, तो उसी के ही अकॉर्डिंग क्या हुआ था, जब ये एक्ट धीरे धीरे चला और धीरे धीरे से इम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अगर हमें इंडिया का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम अपना व्यापार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए इन्होंने क्या किया था कि मतलब जो इंडियन पीपल्स है उनको भी क्या किया, पार्टिसिपेट करा, उनको भी एक तरह से मतलब कि हाँ अपने में शामिल किया कि हाँ तुम हमारे साथ भी काम करोगे। अब इसमें अगर हम, ये तो था इसमें हमने जो देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडियन काउंसलिंग एक्ट ऑफ 1892 की। बट उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आपको ये वीडियो सच में लग रहा है कि हाँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आपको बस एक छोटा सा बस बेल आइकन दबाना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है। ठीक है, ये आपको वर्क करना है। तो अब हम चलते हैं अपने इंडियन काउंसलिंग एक्ट ऑफ 1892 क्या था। इसमें क्या था, जो इंट्रोड्यूस किया जाता था, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे नॉमिनेशन से, जैसे कि इलेक्शन तो हमें पता है जो इनडायरेक्ट होते थे। इंडियन काउंसलिंग एक्ट ऑफ
ये जो हमारा है 1892 इसमें। और इसमें क्या हुआ है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग थी इसके जितने भी वर्ग थे, वर्क साइज, उन सब में क्या हुआ, इनमें बहुत ज़्यादा ये आगे बढ़ा, काम करा। अगर हम बजट की बात करें, इसमें एक बजट है, मतलब बजट जब पेश होता था कि बजट बनता था, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग थी उनका ये कहना था कि बजट को पेश करने के लिए कोई एक एग्जीक्यूटिव होना चाहिए कि हाँ वो हमसे बहस, मतलब इस बारे में बहस करे या क्वेश्चन का मतलब आंसरिंग करे, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। तो इसके लिए क्या किया था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग थी उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव को अधिकृत कर लिया था, मतलब एक एग्जीक्यूटिव बना दिया था पावर के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये जो हमारा इंडियन काउंसिलिंग एक्ट ऑफ 1909 है। लेकिन हाँ, आपको बस इतना ध्यान रखना है, एक तो आपको 72 वाले जो वॉरेन फर्स्ट गवर्नर जनरल है ये आपको ध्यान रखना है। एक आपको ये ध्यान रखना है कि 86 में सेकंड गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट आपको इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको हाँ पूरा ही मतलब कि याद करना है, इसे पूरा रट्टा मारना है, नहीं, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको भी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी पॉइंट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के उसमें देखना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट ऑफ ये है 90 ये इसमें क्या हुआ था, इसमें एक वो हुआ था मार्लो मिंटो रिफॉर्म। मार्लो मिंटो रिफॉर्म का मतलब है कि इसे हम मार्लो मिंटो सुधार भी कहते हैं, जो ये 1909 में एक्ट में हुआ था। इसमें ये था कि जो मिंटो थे ये हमारे वायसराय ऑफ इंडिया थे 1909 में, ठीक है, मिंटो। अब आप पूछोगे ये मार्लो कौन थे, तो ये मार्लो जो थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्यसभा मतलब एज अ लॉ ऑफ मेंबर थे ये मार्लो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब आगे इम्प्लीमेंट के लिए इन्होंने एक सुधार बनाया, तो उसका नाम दे दिया इन्होंने मार्लो मिंटो रिफॉर्म। इन्होंने दोनों ने साथ मिलकर बनाया था। अब इसमें क्या था कि जो अगर हम इसमें बात करते हैं कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग थी उनके मेंबर में इंक्रीज़ हुई थी, मतलब उनके मेंबर में जो इंक्रीज्ड हुई थी वो हुई थी 16 to 60 हो गई थी, 16 to 60 हो चुकी थी इसमें। अब इसमें अगर हम एक पॉइंट की बात करते हैं, ये जो एक नाम आपको ध्यान रखना है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये जो नाम है आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये कौन थे, ये जो हमारे इंडिया के वायसराय थे, मतलब वायसराय जो थे लॉर्ड मिंटो, इनके साथ एक तरह से ये मतलब वर्क करते थे, मतलब उनके राज्य सचिव थे ये, लो एज ए मेंबर ऑफ थे ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। लेकिन ये भारतीय थे, फर्स्ट टाइम मतलब इन्होंने वॉयसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग संभाली थी वॉयसराय के साथ सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने, ठीक है, एज दी लॉ मेंबर के उसमें। अगर हम बात करते हैं मुस्लिम, अब मुस्लिम में ये क्या था कि जब मुस्लिम को जो मतलब वोट, जो मुस्लिम कम्युनिटी होगी वो ही मतलब मतदान करे, वो जो वोट होते हैं, ठीक है, वो ही करेगी, और उसका जो चुनाव होगा वो मुस्लिम ही कम्युनिटी करेगी। इसमें ये था, ये जो है हमारा। और इसी में क्या था कि जो लॉर्ड मिंटो थे इन्होंने अलग से ही अपना कॉन्स्पेक्ट रखा था, और उस कॉन्स्पेक्ट का नाम इन्होंने रखा था सेपरेट इलेक्टोरेट। ये जो नाम था ये मार्लो मिंटो ने रखा था इनका। इसमें जो मतलब मुस्लिम का चुनाव सिर्फ मुस्लिम ही करेगा, मुस्लिम का जो मतलब मतदाता है, जो वोट है वो मुस्लिम ही करेंगे, ठीक है। इसमें ये था क्योंकि वो एक तरह से रिप्रेजेंट करा गया था, इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ कॉमन रिप्रेजेंटेड फॉर मुस्लिम, मतलब उन्हीं के द्वारा, जो मुस्लिम लोग थे उन्हीं के ही द्वारा ये रिप्रेजेंट करा गया था। जो ये कॉन्स्पेक्ट है, जो बात हम कर रहे हैं जिसकी सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 की अगर हम बात करते हैं, इसमें भी सेम यही है। ये जो 1990 का जो एक्ट है, ये इस एक्ट को हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब इसमें क्या था, ये जो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड है, अगर हम मॉन्टेग्यू की बात करते हैं, मॉन्टेग्यू तो एक वो है हमारे क्या कहते हैं मतलब इंडिया के जो सचिव रह चुके थे इंग्लैंड के साथ। अगर हम चेम्सफोर्ड की बात करें, ये 1990 में इंडिया के वॉयसराय थे चेम्सफोर्ड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि ये जो एक्ट था इसमें ये था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ तो 140 मेंबर थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के साथ थे सिर्फ 60 मेंबर थे, और ये जो इलेक्शन होता था वो डायरेक्ट इलेक्शन होते थे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो था मतलब 6 मेंबर्स जो थे वॉयसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सिर्फ 6 मेंबर्स तो मतलब ऑलरेडी मतलब इसमें हाँ कि
हाँ वो मतलब एक तरह से उनका वो था कि हाँ हम इन्हें ले सकते हैं, लेकिन जो कमांडर इन चीफ़ को छोड़कर, ठीक है, कमांडर इन चीफ़ को छोड़कर जो बाकी सारे मतलब मेंबर्स होंगे वो होंगे हमारे इंडियन, मतलब इंडियन को इन्होंने ले लिया, ठीक है। इसमें यही है कि जो मतलब इस एक्ट में जो मतलब ऑलरेडी 3 ऑफ द 6 मतलब 6 मेंबर्स में से जो 3 मेंबर होंगे वॉइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग में, कमांडर इन चीफ़ को छोड़कर वो क्या कौन होंगे, इंडियन होंगे। कौन होंगे, इंडियन होंगे। सिर्फ 6 ऑफ मेंबर्स में से 3 मेंबर इंडियन को रखा गया था। अब इसमें क्या था, एक कमीशन और था, ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो आप देख रहे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो एक्ट 1990 में जब ये थे चैम्सफोर्ड, जब इसमें वॉइसराय ऑफ इंडिया थे, इन्होंने एक पब्लिक सर्विस कमीशन लेकर आए थे इंडिया के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 की, अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या था, इस एक्ट में एक 3 लिस्ट मतलब बनाई गई थी, और इसमें अखिल भारतीय का तो आपने नाम सुना होगा कि अखिल भारतीय एक वो था, उसका मतलब वो बनाया गया था इसमें 1935 का ये जो एक्ट है अखिल भारतीय संस्था का, ठीक है, अखिल भारतीय का ये इसमें बनाया गया था। और इसमें क्या किया गया था, इसमें सिर्फ 3 लिस्ट मतलब डिवाइड की गई थी, मतलब सेंटर और उसमें से, जैसे कि मतलब फेडरल लिस्ट को अगर हम कहते हैं, और एक थी प्रोविंशियल लिस्ट, और एक द कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब जिसे हम बोलते हैं राज्य सूची, संघीय सूची, समवर्ती सूची, तो इसमें, और प्रोविंशियल को हम स्टेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें बहुत सारे इसमें आइटम्स डाले गए थे अलग अलग करके, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जो फेडरल लिस्ट है, फेडरल लिस्ट में मतलब 59 आइटम थे, मतलब जो हमारी संघीय सूची है उसमें 59 आइटम थे, और जो हमारी स्टेट लिस्ट है, जो हमारी स्टेट लिस्ट में से 54 आइटम थे, और जिसे हम बोलते हैं राज्य सूची, और जो है कॉन्करेंट लिस्ट जिसे हम बोलते हैं संघवर्ती सूची, इसमें सिर्फ 36 आइटम्स रखे गए थे। अब इसमें क्या है, इसमें गवर्नर जनरल को मतलब जो गवर्नर जनरल की पावर थी वो क्या किया गया था, उसे रिस्ड्यूरी किया गया था, मतलब उनके पास जो गवर्नर जनरल की पावर गवर्नर जनरल को दी गई थी। अभी हम इसे मद्रास एंड बॉम्बे के बारे में पढ़ेंगे, इसमें है। अब इसमें क्या हुआ था कि जो हमारे मतलब 6 आउट ऑफ 11 प्रेसिडेंसी हैं, इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब जब इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें जो 6 प्रेसिडेंसियाँ थी, मतलब 6 प्रोविंसियंस थे, वो थे असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रासा एंड यूनाइटेड प्रोविंस, मतलब इनसे रिलेटेड था। और इसमें क्या किया था, जो काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसे हटा दिया गया था, और उसकी जगह इस्टेब्लिश हुआ था फेडरल कोर्ट, ठीक है, उसकी जगह फेडरल कोर्ट बनाया गया था 1935 में, जिस टाइम 1935 में जो बनाया गया था, जिस टाइम इसके जो वॉइसराय ऑफ इंडिया थे वो थे चैम्सफोर्ड, तब ये बनाया गया था, ठीक है। अगर हम आगे बात करेंगे अपने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 की बात करेंगे, बट इससे पहले मैं आपसे भी इतना ही कहूँगी, अगर आपको रियली लग रहा है कि हाँ ये आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है, तो आपको क्या करना है, बस एक लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, कि जितने से जितने हमसे बच्चे जुड़ेंगे उतना ही मतलब कि आपको भी प्रॉफिट होगा और हमें भी प्रॉफिट होगा। क्योंकि हमें क्या है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें तो ये चाहिए कि हमसे बच्चे जुड़े और उन्हें नॉलेज मिले और वो अपना एग्ज़ाम क्या है क्लियर कर सके। अब हम बात करते हैं अपना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अगर हम 1947 की बात करते हैं, जब हमारा इंडिया अब आज़ाद होने वाला था, क्योंकि इंडिपेंडेंट होने वाला था, क्योंकि जब क्या हुआ था 20 फरवरी 1947 में क्या हुआ था, जो मतलब ब्रिटिश की जो प्राइम मिनिस्टर थी क्लीवेंट ने एक अनाउंसमेंट करी थी कि चलो ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं और हम मतलब जितना भी शासन है वो इंडिया को देकर जा रहे हैं। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी, उन्होंने एक कहा, और वो 30 जून को 1947 में वो यहाँ से जा चुके थे। उन्होंने मतलब अनाउंसमेंट करी थी, हम यहाँ से 30 जून को चले जाएंगे और इंडिया का सत्ता इंडिया को हम वापस करके चले जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जो राज था वो ख़त्म हुआ, और क्या हमारा इंडिया 1947 में एक तरह से, लेकिन जब ये मतलब ब्रिटिश शासन ख़त्म होने वाला था, उसमें एक मुस्लिम लीग आंदोलन खड़ा हो गया। जो मुस्लिम लीग आंदोलन खड़ा हो गया, उसमें क्या था कि उन्होंने ये कहा कि हम 2 डोमिनेंट रखेंगे, कि हमें पार्टिसिपेंट चाहिए, कि हम मतलब हिंदू अलग और मुस्लिम अलग। ये पार्टीशन 1947 में हुआ था, जबकि उस टाइम फिर क्या हुआ, 2 डोमिनियन रखे गए। अब जब 2 डोमिनियन रखे गए थे, जिसे रिप्रेजेंट करा था हमारे जिस टाइम 1947 में जो वॉइसराय थे हमारे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि मोन्टेग्यू,
अगर हम मॉन्टेस्क्यू की बात करें, जिस टाइम की ये वॉइस आए थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उस योजना को पेश करा था, मुस्लिम लीग आंदोलन, जो वो चाहते थे कि तो पार्टीशन हो इंडिया एंड पाकिस्तान का, ठीक है, जिसमें कि फिर क्या हुआ, फिर इसमें पार्टीशन तो हुआ ही हुआ, और क्या हुआ, हमारा एक तरह से हमें इंडिपेंडेंट हो गए थे। और जितनी भी मतलब इसमें मतलब वॉइसराय इंडिया का मतलब जो था, वॉइसराय ऑफ इंडिया जो थे हमारे गवर्नर थे, एक तरह से कंस्टिट्यूट हमारा बन के रेडी होने वाला था, कंस्टिट्यूट बनना स्टार्ट हो गया था। और मतलब बहुत सारे इसमें मतलब इम्प्लीमेंट हुए थे जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी जब समाप्त होने वाली थी, और धीरे धीरे ब्रिटिश का भी शासन मतलब ख़त्म होने वाला था, ठीक है। और अगर हम आगे बात करते हैं अपनी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उससे पहले अगर मैंने आपको बात की थी कि डोमिनियन की, देखो डोमिनियन, 2 डोमिनियन खड़े करे थे कि हाँ, जब मुस्लिम लीग आंदोलन खड़ा हुआ था, मतलब जब शासन जा रहा था ब्रिटिश का, जब ब्रिटिश की प्राइम मिनिस्टर जो थी क्लीमेंट ने एक अनाउंसमेंट करी थी 30 जून 1947 में कि हाँ, हम इंडिया को मतलब छोड़ के जा रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं अपने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। अब जो अगर हम बात करें अपनी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया था जब हमें इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने में क्या था कि टोटल जो मेंबर थे वो थे 389, तो टोटल मेंबर थे असेंबली के। अब जब पार्टीशन हो रहा था इंडिया का, तो उसमें उसके बाद कितने रिड्यूस्ड हुए थे, 299, क्योंकि इसमें कुछ अगेंस्ट थे और कुछ अगेंस्ट नहीं थे। अब जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो टाइम लगा था वो लगा था 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज़, इतना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लगा था टाइम। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहलाते हैं वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने ना क्या किया था, रिकॉग्नाइज़ किया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और वही कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, हमारा असेंबली में गया और असेंबली में ही जब वो गया तो वहाँ से वो क्या पास हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि जब हमारा इंडिया इंडिपेंड हो चुका था, फ्रीडम हो चुका था, तो हमें बिल्कुल आज़ादी थी कि हाँ, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 की, अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, मतलब जब इंडिया में जब मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये आपको ध्यान रखना है कि पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 में क्या था, एक असेंबली अपॉइंट की गई थी। एक तो उसमें राजेंद्र प्रसाद जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और एस सी मुखर्जी जो हमारे वाइस चेयरमैन थे, एंड जो हमारे क्या कहते हैं बी एन राव जो कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एडवाइज़र थे। तो इन तीनों के बीच में, और जो मतलब ऑल मेंबर्स थे 389 जो टोटल मेंबर थे, और लेकिन उनमें से जब पार्टीशन होने वाला था उसके बाद 299 मेंबर्स थे, क्योंकि इसके कुछ अगेंस्ट थे और कुछ अगेंस्ट नहीं थे। जो थे, एक तो थे फॉर्म चीफ कमिश्नर प्रोविजंस एंड 93 स्टेट के जो थे वो इससे रिलेटेड थे। तो टोटल 389 मेंबर्स को इसमें पार्टिसिपेट करना था, बट 389 टोटल मेंबर्स नहीं थे, क्योंकि कुछ इसके अगेंस्ट थे। ये हमारा क्लियर हो गया। और जिसमें अपॉइंट किए थे, ये 3 थे, एक तो राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एच सी मुखर्जी एंड बी एन राव। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था। एक ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन बनाया गया था जो रिप्रेजेंट करा था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसे क्या किया था, इसे रिप्रेजेंट किया था। और जब ये रिप्रेजेंट हुआ था तो 22 जनवरी 1947 में ये इंडिया ने एडॉप्ट कर लिया था ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अब क्या हुआ था, 22 जुलाई 1947 में जो हमारे इंडिया का नेशनल फ्लैग है इसे अडॉप्ट कर लिया। अगर हम इसमें बात करते हैं आगे के कुछ टॉपिक अगर हम इसमें जोड़े तो 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, 3 चीज़ हुई थी। एक तो नेशनल एंथम को अडॉप्ट करा था, जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है। देन उसके बाद क्या हुआ था कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इसे अडॉप्ट किया। और क्या हुआ था, 24 जनवरी 1950 में हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था कि हमें एक अचीवमेंट मिल गई थी। और हमें अगर अचीवमेंट जब
और हमें अचीवमेंट तो और तब मिलेगी जब हम अपना एनडीए क्लियर करेंगे, ठीक है। ये तो हमारे इंडिया की अचीवमेंट थी और हमें भी तो अचीवमेंट चाहिए, तो हमें तो इंडिया का एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो देखो 15 अगस्त 1947 में एक इंडिया को अचीवमेंट मिला कि हाँ इंडिया फ्रीडम हो चुका है। और क्या हुआ, 2 डोमिनियन बन गए, इंडिया एंड पाकिस्तान, 2 डोमिनियन बन गए, मतलब इनका क्या हुआ, इन्हें अलग कर दिया गया था। अब उसमें उसके बाद क्या हुआ, 29 अगस्त 1947 में एक छोटी सी कमेटी रखी गई थी, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब अपॉइंट की गई थी। किसके द्वारा, मतलब जो हमारे भीमराव अंबेडकर हैं उनके द्वारा। और उनमें से मतलब 6 मेंबर्स मतलब इस कमेटी में थे। और अगर भीमराव अंबेडकर को हम मिलाएं तो 7 मेंबर्स हो जाएंगे इस कमेटी में, ठीक है। जैसे आप ये नाम है, ये आप नाम पढ़ लीजिएगा। और इस नाम, ये जो नेम है आपको ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलो आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि चलो बताइए कि जो भीमराव अंबेडकर की जो कमेटी थी उसमें कितने मेंबर्स थे। ये तो हम तो नॉर्मल 6 मेंबर, लेकिन अगर उसमें बाई चांस नाम आ गए, ठीक है, मान के चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आ गया, ठीक है, और इसमें से अगर 4 नाम और आ गए, तो अगर आपके पास लास्ट क्वेश्चन ये होगी, इसमें से अब आपको चूज़ करना है कि कौन सा नहीं है। अगर बाई चांस आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू चूज़ कर दिया तो आपका तो क्वेश्चन गलत चला जाएगा। तो इस वजह से आपको ये नेम याद रखने, यही 7 नेम है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, इन्हें पढ़ लेना है एक बार और। अब बात करते हैं हम 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था। 26 नवंबर 1949 में क्या होता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हो चुका था और असेंबली जो होती है उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट कर लिया था, जिसमें कि 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे एंड 22 पार्ट थे। अब जो प्रेजेंटली क्या है, 448 तो आर्टिकल है, 25 पार्ट है एंड 12 शेड्यूल अब इसमें क्या करेंगे, बनाए गए जो प्रेजेंटली हैं। अब हम लास्ट में अगर देखा जाए जो 26 जनवरी 1950 में जब हमारा मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था, जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जितना प्रोसेस लगा था वो कितना लगा था, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज़ का जो प्रोसेस इसमें लगा था, ठीक है। तो हमारा तो ये टॉपिक तो अभी यहाँ तक हो गया है ख़त्म, बट हम आगे आपके लिए और वीडियोस लेकर आएंगे जो आपके लिए आगे मतलब हेल्पफुल होगी आपके लिए। अगर आपको सच में ये लग रहा होगा कि हाँ ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है, आपको क्या करना है कि बस एक छोटे से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और इसमें क्या है कि आपको बस अपनी स्टडी बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। और इसी के साथ में बस आपसे इतना कहूँगी कि आपको बहुत स्ट्रगल